मुल्क का दिवालिया निकाल देती है। तो इसलिए जो अमीर मुल्क है वो अमीर है इसलिए कि वहां इंसाफ है और वहां करप्शन नहीं है, बड़े पैमाने पे करप्शन नहीं है। उनके वजीर चोरी नहीं कर सकते, और अगर चोरी करे तो एनआरओ नहीं ले सकते, उनका प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता। तो जब पैनामा का जो इंकशाफ हुआ था तो जिधर जिधर बाहर के मगरबी जमहूरियत के अंदर जिन लोगों के नाम आए थे वो सब या वो जेल में गए थे या उनको उन्होंने इस्तीफा दिया था या वो खत्म हो गए थे, कौम ने उनको मुस्तरद कर दिया था। तो हम अमर बिल मारूफ पे चल रहे हैं इन चोरों के खिलाफ, हम कानून की हुक्मरानी डिमांड कर रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में इंसाफ हो, कि ये ना हो कि सिर्फ छोटा चोर जेल में जाए और ये बड़े बड़े डाकू आके आज असेंबलियों में बैठे और अपने केसेस माफ करवाएं। दूसरी वजह, जब से ये आए हैं इस मुल्क की माशी कत्ल हो चुका है, और ये मैं अब नहीं 6 महीने से कह रहा हूं कि अगर ये चोर ऊपर जो मुसल्लत किए गए हैं, अगर आप समझ रहे हैं कि ये किसी मुल्क को बेहतर चला लेंगे तो इनका 30 साल से ये मुल्क पे हमारे मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रही हैं। दोनों जमातें 30 साल से मुल्क पे हुकूमत कर रही हैं। इनके 30 साल में मैं बार बार अपनी कौम को बताता हूं कि डॉक्टर इशरत हुसैन ने अपनी किताब में लिखा है कि जब से ये दो खानदान आए हैं 90 की दिहाई में, हिंदुस्तान भी हमारे से आगे निकल गया, बांग्लादेश भी हमारे से आगे निकल गया। याद रखें कि 90 से पहले पाकिस्तान माशी तौर पे, हर तौर पे बांग्लादेश से भी आगे था, हिंदुस्तान से भी आगे था। लेकिन इन दो खानदानों के आने के बाद ये अमीर होते गए और कौम मकरूज होती गई। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं साफ और शफाफ इलेक्शन हो, एक नई गवर्नमेंट आए, ताकि सियासी इस्तेकाम से हमारी माशत में इस्तेकाम आए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो माशी तौर पर स्टेबिलिटी होगी। और मैं फिर से आपको यह कह दूं कि कल मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान, जब हम आए थे मार्च में, तो पाकिस्तान का जो रिस्क है, यानी अपने कर्जों की किस्तें वापस करने में जो रिस्क थी या खतरा था, वो 5% था। कल वो 64.5% पे पहुंच गया था। और आज सुबह जो आज आप अखबार पढ़ें तो 75% पे पहुंच गया है। यानी कि आज बाहर की दुनिया समझती है कि अगर वो पाकिस्तान को कर्जा दें तो 75% चांस है कि पाकिस्तान कर्जे वापस नहीं कर सकेगा, डिफॉल्ट कर जाएगा। और ये इतना खतरनाक है क्योंकि जब ये दुनिया ये देखती है तो कोई बाहर की दुनिया पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेगी। कोई भी कमर्शियल बैंक्स बैरूनी पाकिस्तान को कर्जे नहीं देंगे। और अंदर भी जब लोगों को यह खतरा हो कि पाकिस्तान डिफॉल्ट पे जाएगा, तो डिफॉल्ट का मतलब फिर मैं आज आप सबको बता दूं, उसका मतलब यह है कि अगर हम अपने कर्जों की किस्तें वापस नहीं करते तो बाहर से सारा डॉलर आने खत्म हो जाएंगे। और डॉलर जब कम हो जाएंगे, और जब वो कम होंगे तो डॉलर की कीमत ऊपर चली जाएगी, रुपया गिर जाएगा। और जब रुपया गिरेगा तो इस मुल्क में एक और तूफान महंगाई का आएगा। तेल, बिजली, पेट्रोल, जितनी चीजें बाहर से मंगवाते हैं वो सब महंगी हो जाएंगी, हर चीज महंगी हो जाएगी। तो एक तो महंगाई आएगी और गुर्बत बढ़ेगी। दूसरा, अगर आज मैं सरमायाकारी करना चाहता हूं तो मैं सोचूंगा कि क्यों मैं अपना पैसा किसी कारखाने में लगाऊं जबकि मैं वो उसी पैसे का डॉलर खरीद लूं, क्योंकि रुपया तो नीचे जा रहा है और डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। इसलिए यह खतरा है। और इसलिए जरूरी यह है कि हम इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवा के पाकिस्तान को इस दलदल से निकालें जिसमें हम बड़ी तेजी से कुबते जा रहे हैं। तो ये फिर से याद रख ले कि कल हमारा डिफॉल्ट की जो रिस्क थी वो थी 64.5%। फिर से कि जब हम आए थे, हम जब आखिर में थे, हमारी जब हुकूमत जाने लगी थी तो वो 5% थी। कल 64.5% पे थी और आज 75% पे है। कि और लोग समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की मायशत डूबती जा रही है और वो उसमें इतनी ताकत ही नहीं
کہ اپنے قرضوں کی قسطیں واپس کر سکیں. تو اس لیے بھی اس ملک کو نکالنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے, الیکشنز. اور ہمیں پتہ ہے کہ الیکشنز کیوں نہیں ہوں گے جلدی, کیونکہ نواز شریف خاص طور پہ اور زرداری دونوں ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر آج الیکشنز ہوں گے تو یہ ہار جائیں گے. تو انہوں نے جو بائی الیکشنز ابھی ہوئے ہیں تو 75% بائی الیکشن تو تحریک انصاف جیت گئی ہے. اس کے باوجود کو ان کو پوری مدد تھی الیکشن کمیشن کی, ان کو پوری مدد تھی اسٹیٹ مشینری کی, ان کو مدد تھی اسٹیبلشمنٹ کی, اس کے باوجود یہ ہار گئے. تو آج یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اب الیکشن میں ہم کیسے جائیں. لہذا اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ان دو لوگ اور خاص طور پہ نواز شریف جو باہر بیٹھا ہوا ہے, اتنا اہم پوزیشن جو اس ملک کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے ہے کہ ملک کا آرمی چیف, اس کی تعیناتی, یہ دو نااہل ہیں اس چیز کے لیے, کیونکہ ان کے مفادات پاکستان کے مفادات سے نہیں ملتے. نواز شریف تو باہر بیٹھا ہوا ہے, پیسے باہر ہیں, بچوں نے برطانیہ پاسپورٹ لے لیا ہے, ان کی بڑے بڑے محلات ہیں, ان کی بزنسز باہر ہیں. کتنا ہے کہ کتنی فکر ہوگی اس کو پاکستان کی کہ میں اتنے اہم عہدے میں میرٹ پہ فیصلہ کروں. اس نے میرٹ میں زندگی میں کبھی فیصلے نہیں کیے, اور لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اہم ٹائم ہے پاکستان میں. اس میں فیصلے میرٹ پہ ہونے چاہیے, اور خاص طور پہ آرمی چیف کے. اور میں یہ اب دیکھ رہا ہوں کہ حکومت نے فیصلہ کیا کوئی آرمی ایکٹ کے اندر تبدیلی لانے کے لیے. میں ان کی تو بات نہیں کر رہا جنہوں نے لگنا ہے, میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو لگانے والے ہیں. میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے آج تک صاف نیت سے اس ملک میں کوئی کام کیا ہی نہیں ہے, جنہوں نے آج تک سوائے کہ پیسہ بناؤ کیسے, چوری کیسے کرو, اور پھر اس کو بچاؤ کیسے, NRO کیسے لو, ان کا سارا وہ فوکس ہے. ان کی جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں وہ اسی نظر سے ہوتی ہیں کہ ان کو ذاتی فائدہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اگر یہ فیصلہ کر رہے ہیں اور آرمی ایکٹ میں چینج لے کے آ رہے ہیں, مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو اپنے مفادات کے لیے یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فائدہ اس میں یہ اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. انہوں نے پنجاب پولیس تباہ کی, عباس خان آئی جی کی 1993 کے اندر. لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹ ہے کہ انہوں نے کیسے پیسے لے کے پولیس والوں کو بھرتی کیا. ان کی رپورٹ ہے کہ انہوں نے کیسے مجرموں کو پولیس میں بھرتی کیا. یہ 93 کی رپورٹ ہے. تو لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی اپوائنٹمنٹ ہو وہ میرٹ کے اوپر ہو, اور وہ ہو جو کہ ہمارے ادارے کو مضبوط کرے. اور اس کے علاوہ میں ایک اور چیز پہ آج بات کرنا چاہتا ہوں. کیمپین میرے خلاف جب سے میں حکومت سے گیا ہوں, ہر تھوڑی دیر کے بعد کیمپین آ جاتی ہے. کیمپین شروع کیسے ہوتی ہے؟ نون لیگ اور جیو اور جنگ گروپ مل کے یہ کیمپین بناتے ہیں. اس کیمپین کو اٹھا کے پھر یہ الیکشن کمیشن کے پاس لے کے جاتے ہیں. الیکشن کمیشن میں بیٹھا ہوا آدمی جو چیف الیکشن کمیشن, وہ ان کا خاص آدمی ہے. وہ ان کے ساتھ مل کے پھر ہمارے اوپر فورن فنڈنگ کیس مثلاً وہ لے آتا ہے, اور ہمیں میڈیا کے اندر برا بھلا کہا جاتا ہے کہ جی تباہ کر دیا انہوں نے, پکڑے گئے, اب پارٹی کو اب بین کر دیا جائے گا فورن فنڈنگ کیس کے اندر. اور ہم بار بار اپنی ساری صفائیاں پیش کرتے ہیں. ہم اپنی سارے جو فورن فنڈنگ کے اندر جو انہوں نے نام لیا تھا اس کے اوپر جن لوگوں نے ہمیں پیسے دیے ان کے نام دیتے ہیں. 40,000 کے جو ہمارے ڈونرز ہیں ان کے نام دیتے ہیں, اور یہ ہے 10 سال پرانی چیزیں. ہم سارا ریکارڈ دیتے ہیں. اس کے باوجود وہ کوئی نہ کوئی چیز اٹھاتے ہیں, FIA کو ہمارے اوپر چھوڑ دیتے ہیں, کسی طرح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا. تھوڑی پہلے پروپیگنڈا کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ جی پھر پتہ چل رہی ہے یہ فورن فنڈنگ تو تھی نہیں, اب جی پروہیبٹو فنڈنگ آ گئی ہے, اور اس کے بعد وہ کیس اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. تو پہلے تو وہ چلتا رہتا ہے, اور پھر یہ توشہ خانہ سامنے آ جاتا ہے, وہی الیکشن کمشنر اس کو اٹھا دیتا ہے. یہ نہیں پتا کہ نیب کے اندر کیس پڑے ہوئے ہیں نواز شریف, یوسف رضا گیلانی اور آصف زرداری کے. 4 گاڑیاں انہوں نے نکالی,
4 बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां तोशाखाना से निकाली। वो नैब में केस है, और कब है? 10 साल पुराना केस है, और वो केस पड़ा हुआ है। इनको कोई नहीं पूछता। वो बिल्कुल गैर कानूनी हैं, क्योंकि आप गाड़ी निकाल ही नहीं सकते तोशाखाना से। मुझे भी एक गाड़ी मिली थी, आप निकाल ही नहीं सकते। और जो निकाल सकते चीजें, उसका रिकॉर्ड होता है, आप पैसे जो भी उसकी फॉर्मेलिटी होती है। अब इन्होंने तोशाखाना उठाया हुआ है। मेरे वकील ने इनकी सारी चीजें एक एक चीज का जवाब दिया। अब इन्होंने एक नया काम किया। कल इन्होंने वही जो कॉम्बिनेशन जियो नून लीग, और उसके बाद इन्होंने एक फ्रॉड को पकड़ा। यानी अगर आपने कोई गलत काम करना है तो उसमें भी कोई अकल होनी चाहिए, लेकिन ये इतने बेवकूफ हैं, क्योंकि मुझे जुराइम पेशा लोग हैं ये। इन्होंने बैठ के जिस आदमी को लेके आए, वो सोशल मीडिया ने सारा बता दिया कि वो एक भागा हुआ है नॉर्वे से, उसके ऊपर कितने केसेस हैं, उसने पाकिस्तान की एफआईए ने उसके ऊपर केसेस थे, यहां मांगने की कोशिश की, यानी उसकी पूरी तारीख है। उस फ्रॉड को इन्होंने कहा कि जनाब पूरा एक प्रोग्राम किया कि उसने कहा जी इमरान खान की घड़ी, और इतनी महंगी बिक गई। और मैं इनकी अकल पे हैरान हूं कि वो सारा केस, वो जो रसीद है वो तो पड़ी हुई है तोशाखाना के अंदर, यानी कि कितनी घड़ी बिकी है, वो सब कुछ है, रिकॉर्ड अवेलेबल है। और इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा कैंपेन की। तो मैंने फैसला किया है कि मैं पहले मैंने तो उसके ऊपर भी करनी थी, फॉरेन फंडिंग के ऊपर भी। इस इलेक्शन कमीशन ने मेरे पर डाला कि इमरान खान को पता होते हुए कि ये गलत फंडिंग है, उसके बावजूद इसने उसकी इजाजत दी। मैं तो उसके ऊपर भी, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के ऊपर मैंने हर्जाना करना था। लेकिन मैं आज अफसोस से ये कहना मुझे पड़ता है कि हमारा जो इंसाफ का निजाम है, उसमें मुझे उम्मीद नहीं है कि मुझे कोई मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। लिहाजा इस बार ही मैंने क्या किया, मैं ये जियो ग्रुप के खिलाफ लंदन में अब केस कर रहा हूं। मैंने वकील से भी बात कर दी है। मैं इसके ऊपर लंदन में केस करूंगा, और वो इसलिए करूंगा कि मैं वहां लंदन में हमारी रजिस्टर्ड चैरिटीज है, जिसका मैं सरबराह हूं, नमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम की। और क्योंकि इन्होंने ये वहां भी चलता है, तो उधर मैं अब इनके ऊपर केस करूंगा कि ये जो मेरे ऊपर इन्होंने जो मेरी किरदार कुशी की है, अब ये वहां जवाब देंगे, क्योंकि हम पैसे इकट्ठे करते हैं शौकत खानम के लिए और नमल के लिए। तो लिहाजा मैं लंदन में भी केस करूंगा। ये जो शख्स है, इनका जो तौर तरीका है, ये जो जियो ग्रुप है, ये इस मुल्क के अंदर प्रोपेगेंडा करता है। ये जो जियो ग्रुप है, इसका मकसद इस मुल्क के अंदर आजादी सहाफत नहीं है। ये इसको अपने मीडिया ग्रुप को इस्तेमाल करता है, ये एजेंडाज के लिए इस्तेमाल करता है। ये जो इन्होंने आदमी को पकड़ा और जो दुबई में ये जो सारा दुबई से और ये जो प्रोग्राम किया है, अगर ये दयानतदारी से सहाफत करते तो इनको पता था कि ये फ्रॉड आदमी है। कभी एक आदमी, जिस आदमी की क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, उससे तुम 10 दफा सोचते हो कि उससे ही आप उसके नाम पे ये प्रोग्राम कर रहे हो। तो अगर आप ईमानदारी से सहाफत करते, आप कभी ऐसे गवाह को नहीं लेते। लेकिन इन्होंने उसको पूरी तरह, उस प्रोग्राम को ऐसे बनाया उस गवाह को कि जैसे वाकई ये सच है। तो इसलिए अब मुझे कम से कम बरतानिया की अदालत को तो मुझे पता है, क्योंकि मैंने वहां एक केस लड़ा हुआ है। और मुझे इतना भी पता है कि 2 हमारे लोगों के ऊपर जब उंगलियां उठाई गई, और उसमें से एक हमारा जो वजीर था, उसने लंदन में जाके इंसाफ लिया। तो मैं भी इंशाल्लाह उधर अब इनके ऊपर केसेस करूंगा, तीनों जगह के ऊपर। और मेरा जो आखिर में जो मेरी फिर से अपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से बड़ी